वेलकम टू एसएस क्लास। आज आप देख रहे होंगे बोर्ड पे पार्ट नंबर 1 10th क्लास से। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये इतिहास का पहला ही चैप्टर है और ये वेरी वेरी मोस्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में से अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार इनमें से छोटे प्रश्न हमारे एचएससी एसएससी ने एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान दे इस चैप्टर में। और चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी कि यूरोप महाद्वीप के अंदर राष्ट्रवाद कैसे पनपा, कैसे फैला, कैसे यूरोप के अलग अलग देशों में लोगों के अंदर भावना उत्पन्न हुई थी कि वो अपने देश को आजाद करवाएं, अपने देश को निरंकुशवाद से मुक्ति दिलाएं। अभी इसमें हम जैसे पहला पॉइंट हमारे इस पार्ट में उदारवाद। तो सबसे पहले इसमें उदारवाद का अर्थ क्या होता है? सिंपल सा इसका अर्थ होता है आजादी। यह एक ऐसी भावना, ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सभी लोगों को सरकार के सामने समान समझा जाता है। किसी प्रकार से उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, उन्हें आजादी मिली होती है। जैसे हमारे देश में सभी लोगों को समान समझा जाता है, हमारे मौलिक अधिकार हैं। इसी प्रकार से यूरोप में भी ये भावना यूरोप महाद्वीप के अलग अलग देशों में फैली, जिसको हम राष्ट्रवाद कह सकते हैं। तो इसका सिंपल सा अर्थ बनेगा राष्ट्रवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी लोगों को सरकार के सामने समान समझा जाता है, उन्हें कार्य करने की आजादी होती है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। सेकंड है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद देखो क्या होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना। कोई भी देश, उसके प्रत्येक नागरिक के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम की भावना होना बहुत जरूरी है। ये यूरोप महाद्वीप में अलग अलग देशों में यही भावना लोगों के अंदर आई, जिसके कारण वो अपने देश को आजाद करवाने, अपने देश को निरंकुशवाद से मुक्ति दिलाने, वहां के अधिकतर देशों में लोकतंत्र को अपनाने में सहायक सिद्ध हुई। अब प्रेम की भावना कैसे? कि हमारे देश में देखो, जब हम गुलाम थे तो हमारे देश में लोगों के मन में प्रेम की भावना कैसे उत्पन्न हुई? कवियों ने कविताएं लिखी, देशभक्तों ने अपने विचार लोगों के सामने रखे, जिसके कारण लोग धीरे धीरे उन विचारों, उन कविताओं और भी बहुत सारे माध्यम थे उनके द्वारा लोगों के मन में यह भावना उत्पन्न होने लगी कि हम अपने देश को कैसे आजाद करवाएं, यानी कि लोगों के मन में राष्ट्र की भावना उत्पन्न होने लगी। और जब तक किसी देश के नागरिक के अंदर अगर राष्ट्र की भावना नहीं होगी तो वो देश गुलाम ही रहेगा, वो आजाद नहीं हो सकता। उसी प्रकार से यूरोप महाद्वीप के अंदर लोगों के अंदर राष्ट्र की भावना, यानी कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न की गई, जिसके कारण यूरोप महाद्वीप के अलग अलग देशों में आंदोलन हुए, जिसके माध्यम से लोगों ने आजादी पाने की पूरी कोशिश की। ये था राष्ट्रवाद। तो इसका सिंपल सा अर्थ होगा कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना ही होना राष्ट्रवाद कहलाता है। अगला जनमत संग्रह। जनमत यानी कि जनता का मत। अब मान लीजिए कोई कार्य किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो अब जनता से अगर पूछा जाता है उसके बारे में ये कार्य सही है या नहीं है, तो जनता अपनी राय देती है कि हाँ ये कार्य ठीक है। जिसका ज्यादा प्रतिशत होता है, पता आपको लोकतंत्र में संख्या पर ज्यादा जोर दिया जाता है, ना कि गुणों पर। अगर मान लीजिए, उदाहरण के रूप में मान लीजिए 100 व्यक्ति हैं, उनमें से 51 व्यक्तियों ने कहा कि हाँ ये काम सही है और 49 व्यक्तियों ने कहा ये काम गलत है। वास्तविकता चाहे उस काम की कुछ भी हो, मान लीजिए अगर ये 51 बुद्धिमान नहीं है, ये ऐसे लोग हैं जो बुद्धिहीन यानी कि पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, और साथ ही साथ पढ़े लिखे होने के साथ ये ज्यादा ज्ञानी भी नहीं है, लेकिन ये वो व्यक्ति हैं जो बुद्धिमान है, लेकिन फिर भी इनकी बात को नहीं माना जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या को माना जाता है, इसलिए 51 लोगों की बात को सही माना जाएगा और इन्हीं के निर्णय को लागू किया जाएगा। सेम ये होता है जनमत संग्रह, यानी कि जनता का मत, यानी कि जनता की राय ली जाए किसी भी कार्य पर। जब जनता की राय ली जाती है तो उसे कहते हैं हम सिंपल सा जनमत संग्रह, यानी कि जनता की राय को इकट्ठा करना। जोल वेराइन, ये प्रमुख पर्सन है इस चैप्टर में। जोल वेराइन, ध्यान देना, जोल वेराइन था जर्मन शुल्क संघ, यानी कि जर्मनी में एक शुल्क संघ बनाया गया था जिसका नाम था जोल वेराइन। यह बनाया गया था 1834 में। कब बना था? अधिकतर पेपर में ये पूछा जाता है जोल वेराइन कब बना था, या जर्मन शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी? 1834 में। और ये हुई थी परसा की पहल पर। परसा की पहल पर, यानी कि परसा ने राय दी थी
कि जर्मन शुल्क संघ बनाया जाए, जो 1834 में बना था। इस शुल्क के अंदर क्या था, इस शुल्क संघ के अंदर क्या था कि पहले जो 30 मुद्राएं प्रचलित थी पूरे जर्मनी में, यानी कि उनके अलग अलग राज्यों की अलग अलग मुद्राएं थी, तो उसको कम करके 2 कर दिया गया। ताकि ये मुद्राएं कम क्यों की गई, ताकि जर्मनी का जो एकीकरण है, यानी कि पूरे जर्मनी को जो एक बनाने की प्रक्रिया, उसमें किसी प्रकार की रुकावट ना हो। फिर ध्यान देना, जोलवेराइन एक जर्मन शुल्क संघ था जो 1834 में बनाया गया पर्सा की पहल पर। इसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि जर्मनी का एकीकरण करना, जर्मनी के राज्यों के बीच में जो रुकावटें, जो व्यापार में बाधाएं आती थी, उसको कम किया गया इस जर्मन शुल्क संघ द्वारा। साथ ही साथ जो वहां पर 30 प्रकार की मुद्राएं प्रचलित थी, उसको समाप्त करके 2 प्रकार की मुद्राएं चलाई गई। अगला है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी क्या था, पुरानी विचारधारा, कि एक ऐसी विचारधारा जो पुरानी समय, यानी कि पुराने समय से चली आ रही हो। अब ये क्या होता है, इसका उदाहरण देता हूं आपको छोटा सा, कि मान ली हमारे समाज में पहले क्या होता था कि आज से हम थोड़ा बहुत 100 साल या कुछ भी लगा सकते हैं, हम बहुत पीछे जाएं, तो क्या होता था कि जो हमारे समाज में लड़कियां होती थी, उनको केवल स्कूली शिक्षा ज्यादा करवाई जाती थी, और उससे पहले की भी बात करें तो महिलाओं को तो पढ़ने की अनुमति ही नहीं थी, यानी कि लड़कियों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे फिर समाज सुधारक आए, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, लोगों की विचारधाराओं को बदला, लेकिन इतनी नहीं बदल पाए कि जितनी छूट पुरुषों को मिली, यानी कि लड़कों को मिली, उतनी छूट लड़कियों को नहीं मिली। लड़कियों को केवल थोड़ा सा पढ़ाकर उनकी कुछ समय पश्चात शादियां कर देते थे। लेकिन आज के समय में विचारधारा बदल चुकी है। आज लड़कियां अच्छी नौकरियां कर रही है, अच्छे पद पर जाती है, राष्ट्रपति भी बन चुकी है हमारे देश में तो महिला, साथ ही साथ प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। लेकिन अभी भी कुछ समाज ऐसा है जो इन पुरानी परंपराओं को चला रहा है, खास कर ऐसे गांव जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। उन गांव में आज भी लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता, उनको केवल थोड़ी सी उम्र होते हैं उनकी शादियां कर दी जाती है। एक परंपरा और प्रसिद्ध थी हमारे पहले कि बाल विवाह, कि बचपन में बच्चों की शादियां कर देते थे, लेकिन ये भी एक गलत परंपरा थी। इसी को रूढ़िवादी विचारधारा भी कह सकते हैं, यानी कि पुरानी विचारधारा। हाँ, लेकिन आज के समय में इनमें सुधार हो चुका है। अब इन बाल विवाह पर रोक भी लग चुकी है, नए अलग अलग प्रकार के कानून भी बन चुके हैं। अगर कोई करता है तो उन्हें जेल में भी डाल सकते हैं, कई सालों की सजा भी, जुर्माने में बहुत सारे प्रावधान कर रखे हैं। ठीक है, तो ये था रूढ़िवाद, यानी कि पुरानी विचारधारा। कल्पनादर्श। कल्पनादर्श का मतलब कल्पना करने वाला समाज, इसको हम यूटोपिया भी कहते हैं। एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो बहुत ज्यादा आदर्श हो, जो बहुत ज्यादा अच्छा हो। केवल हम इस समाज की कल्पना कर सकते हैं, ऐसा समाज जल्दी से होता नहीं है, ऐसा समाज का होना बहुत असंभव है। तो क्या है प्रश्न, कल्पनादर्श समाज किसे कहते हैं, यूटोपिया। कल्पनादर्श एक ऐसा समाज जो आदर्श समाज कहलाता है। इस समाज की केवल हम कल्पना ही कर सकते हैं, ऐसा समाज होना बहुत ज्यादा असंभव होता है। उसके बाद अगला है निरंकुशवाद, यानी कि बिना अंकुश, यानी कि बिना पाबंदी, बिना रुकावट, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें राजा का यह अधिकार होता है या शासक का यह अधिकार होता है, उनके अलावा किसी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। अगर शासक चाहे तो किसी को कुछ विशेष अधिकार दे सकता है, अगर शासक ना चाहे तो किसी को कोई अधिकार नहीं दे। उस शासक की सारी चलेगी उस जगह पर, उसे कहते हैं निरंकुशवाद। अब कई देश ऐसे हैं जहां पर अभी भी शासक अपनी मर्जी चलाते हैं, वहां की जनता को कोई विशेष प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती। वहां के शासक केवल विशेष सुविधा अपने सगे संबंधियों को लाभ पहुंचाने के लिए या फिर अपने कुछ और मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं। ऐसे शासन में प्रजा की, यानी कि जनता की नहीं सुनी जाती, राजा सारे कार्य अपनी मर्जी से ही करता है। इसे कहते हैं हम निरंकुशवाद, यानी कि बिना अंकुश वाला। तो एक बार फिर से ये पॉइंट रिवाइज करेंगे। उदारवाद का अर्थ था आजादी, राष्ट्रवाद का अर्थ प्रेम की भावना, यानी कि लोगों के मन में प्रेम की भावना अपने देश के प्रति भरना। जनमत संग्रह, यानी कि जनता का मत, यानी कि जनता की राय लेना। जोलवेराइन एक जर्मन शुल्क संघ था जो 1834 में
पर्सा की पहल पर बना था। इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। रूढ़िवादी होता है पुरानी विचारधारा। कल्पनादर्श, इसको यूटोपिया भी कहा जाता है। कई बार पेपर में पूछ लेते हैं यूटोपिया से आपका क्या अभिप्राय है, तो बच्चों डरना मत। कल्पनादर्शी यूटोपिया होता है जिसको आदर्श समाज भी कहते हैं। उसके बाद में निरंकुशवाद यानी कि बिना अंकुश। अगला पॉइंट है नृ जातीय समूह। नृ जातीय समूह यानी कि नई जातियों का समूह। इसमें क्या होता है, ये जो नई जातियां होती है ना, इनकी कुछ विशेषताएं होती है। जैसे इनकी अलग परंपरा होती है, इनकी अपनी संस्कृति होती है, सब कुछ एक अलग प्रकार की चीजें अपनाते हैं, जिसके कारण इनकी एक अलग पहचान होती है। इसी के कारण इन्हें नई जाति यानी कि नई जातियों का समूह कहा जाता है। फिर बता रहा हूं, इनकी अपनी अलग पहचान, इनकी अलग अपनी संस्कृति होती है, जिसके कारण ये अलग पहचाने जाते हैं, इसीलिए इनको नई जातीय समूह कहा जाता है। वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस क्या था, यह 1815 में नया कानून बनाया गया था यूरोप के अंदर, जिससे वहां की पुरानी परंपराओं में बदलाव करना था और एक नई कानूनी व्यवस्था को लागू करना था। क्या है वियना कांग्रेस। फिर बता रहा हूं, 1815 में बनाया गया एक नया कानून था जो वहां की पुरानी परंपरा थी। कहां पर, यूरोप में, यूरोप महाद्वीप में। वहां की पुरानी परंपराओं को समाप्त करके नए नए कानून स्थापित करना, नई परंपराओं को लागू करना, इसलिए बनाया गया था कौन सा, वियना कांग्रेस। उसके बाद जेत्सुपे मैत्सुनी। फर्स्ट चैप्टर में वेरी वेरी मोस्ट पर्सन है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनता है अच्छा, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं। जेत्सुपे मैत्सुनी एक क्रांतिकारी था। कौन था, क्रांतिकारी। कहां का, इटली का। इटली में, इटली का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी था जिसने एक गुप्त संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम था यंग इटली। क्वेश्चन आ सकता है यंग इटली की स्थापना किसने की, जेत्सुपे मैत्सुनी ने। और जेत्सुपे मैत्सुनी कौन था, एक क्रांतिकारी। ये कहां का क्रांतिकारी था, इटली का। यंग इटली की स्थापना इसने कब की थी, 1832 में। ये इस चैप्टर के कुछ मोस्ट पर्सन है। अगर आपको ये चीजें समझ आ जाती हैं तो आपको चैप्टर में याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये 10 पॉइंट जो है ये वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है। इन पॉइंटों के आधार पर ही लगभग पूरा चैप्टर बना हुआ है। और अगर मेरी वीडियो में कुछ कमी आती है तो आप कमेंट कर दिया करें, क्योंकि अभी नया एक्सपीरियंस है वीडियो बनाने का। हो सकता है कुछ कमियां होंगी, हो जाती है, कमियां इंसान से होती है। तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें कि सर आपकी गलतियां ये हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाली अगली वीडियो में उन गलतियों में सुधार हो। और मेरी वीडियो अगर किसी भी प्रकार से आपके हेल्पफुल आती है, कोई भी अगर आप मतलब एग्जाम की तैयारी करते हैं, 10th के एग्जाम की करते हैं, तो उनमें ये काम आने वाली है। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, कमेंट किया करें और